इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। अक्सर जब हम इंटेलिजेंस एजेंट्स की बात करते हैं तो दिमाग में सीधे एक्शन और ड्रामा वाली फिल्में आती हैं, राइट? लेकिन आज इन फिल्मी मिथकों को साइड में रखकर हम एक ठोस रणनीतिक सच्चाई की तरफ बढ़ने वाले हैं। आज के इस गहन विश्लेषण में हम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल की स्ट्रेटेजिक एवोल्यूशन यानी उनकी रणनीतिक यात्रा को डिकोड करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरू करते हैं। इंडियाज रियल लाइफ जेम्स बॉन्ड, ये एक ऐसी उपाधि है जो आम जनता और मीडिया ने उन्हें दी है। सुनने में ये बहुत आकर्षक लगता है और सच कहूं तो उनका करियर किसी स्पाई थ्रिलर से कम भी नहीं है। लेकिन एक एनालिस्ट के नज़रिए से हमारा मकसद इस हाइप से थोड़ा आगे बढ़ना है। हमें इस रेपुटेशन के पीछे की ठोस रणनीति, उस कोर्स स्ट्रैटेजी को समझना है। आखिर ये इमेज बनी कैसे? और यहीं से इस चर्चा का सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, क्या वो सिर्फ एक फील्ड ऑफिसर हैं या हर जगह मौजूद एक साया? ये सवाल हमें ड्रामाटाइज्ड कहानियों से निकालकर उनके एक्चुअल रणनीतिक प्रभाव, उनके स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट के एक स्ट्रक्चर्ड इवैल्यूएशन की तरफ ले जाता है। आइए देखते हैं कि उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी के कोर स्ट्रक्चर को फंडामेंटली कैसे बदला है। इस अध्ययन को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। पहला, द शैडो मास्टर फिनोमेना। दूसरा, डीप कवर इंटेलिजेंस स्ट्रैटेजी। तीसरा, ब्लैक थंडर का टैक्टिकल कंटेनमेंट। चौथा, 2016 सर्जिकल स्ट्राइक्स का डिटेरेंस। और फाइनली इन सबके लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी आउटकम्स। तो चलिए पहले पॉइंट पर आते हैं, द शैडो मास्टर फिनोमेनन। किसी के भी माइंड को समझने के लिए उसकी टाइमलाइन देखना जरूरी है। इनकी यात्रा 3 मुख्य चरणों में विकसित होती है। पहला, उनके अंडरकवर साल, जहां लगभग 7 साल दुश्मन देश में बिताए गए। दूसरा, 1980s का ऑपरेशन ब्लैक थंडर, जो एक बेहद सटीक टैक्टिकल ऑपरेशन था। और तीसरा, 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक्स। ये सिर्फ 3 अलग अलग घटनाएं नहीं है, ये एक क्लियर मैप है जो दिखाता है कि कैसे एक कोवर्ट ऑपरेटिव धीरे धीरे देश का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक प्लानर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, डीप कवर इंटेलिजेंस स्ट्रैटेजी। यहां से जमीनी इंटेलिजेंस गैदरिंग की शुरुआत होती है। 7, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जरा सोचिए, लगातार 7 साल दुश्मन देश यानी पाकिस्तान के बीच एक आम इंसान की तरह आइडेंटिटी छुपाकर रहना। किसी को भनक तक नहीं लगी कि उनके बीच कौन रह रहा है। एक एनालिस्ट के नज़रिए से देखें तो हॉस्टाइल टेरिटरी में बिना डिटेक्ट हुए लगातार 7 सालों तक जिंदा रहना और ऑपरेट करना, यह सच में एक असाधारण और बेहद खतरनाक डिसिप्लिन है। डीप कवर इंटेलिजेंस का सीधा सा मतलब यही है, दुश्मन के इलाके में बिना पकड़े गए लंबे समय तक क्रिटिकल इंफॉर्मेशन निकालना। इसके लिए जिस एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल कंट्रोल और टैक्टिकल डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, वो किसी भी आम ट्रेनिंग से नहीं आती। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक हार्ड रियलिटी है। और इसी डिसिप्लिन ने उनकी आगे की गहन सुरक्षा नीतियों की नींव रखी। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, ब्लैक थंडर और टैक्टिकल कंटेनमेंट, जहां डायरेक्ट फील्ड एक्शन और क्राइसिस मैनेजमेंट का टेस्ट था। नॉर्मली क्या होता है, किसी भी स्टैंडर्ड इंगेजमेंट में भारी हथियार चलते हैं और मेजर डैमेज या आम लोगों की जान जाने का बड़ा रिस्क होता है। लेकिन यहां हमें एक बिल्कुल अलग अप्रोच दिखी, प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स। एक ऐसी रणनीति जहां आतंकियों को पूरी तरह न्यूट्रलाइज तो किया गया, लेकिन कोलैटरल डैमेज यानी आसपास का नुकसान बिल्कुल ना के बराबर था। ऑपरेशन ब्लैक थंडर इसी सटीक टैक्टिकल कंटेनमेंट का एक मास्टर क्लास है। इस मिनिमल कोलैटरल डॉक्ट्रिन ने लिटरली पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जब ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो इंटरनेशनल लेवल पर इस रिस्पॉन्स की जबरदस्त सराहना हुई। दुनिया ने देखा कि सटीक प्लानिंग से बिना बड़ी तबाही मचाए भी सबसे बड़े संकट हल किए जा सकते हैं। ये उनकी स्ट्रैटेजिक क्षमता का एक ग्लोबल वैलिडेशन था, जिसने साबित किया कि दिमाग हथियार से बड़ा होता है। चौथा सेक्शन, डिटरेंस और 2016 सर्जिकल स्ट्राइक्स। यहां फील्ड टैक्टिक्स सीधे नेशनल पॉलिसी में बदल जाती हैं। अब यहां एक बड़ा शिफ्ट आता है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनने के बाद एक सिंगल ऑपरेशन लीड करने वाला इंसान अब पूरे देश का सुरक्षा फ्रेमवर्क डिजाइन कर रहा था। इसका सबसे प्रभावशाली एग्जाम्पल था 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक्स की प्लानिंग। रात के अंधेरे में बॉर्डर पार करके अटैक करने का फैसला वर्षों के उसी जमीनी अनुभव और डायरेक्ट इनफील्ड अंडरस्टैंडिंग का ही ठोस नतीजा था। इस प्योर एक्शन को हम
प्रोएक्टिव डिटरेंस कहते हैं। इसका मतलब सिर्फ किसी हमले का बदला लेना नहीं, बल्कि खतरे को उसके आने से पहले ही न्यूट्रलाइज कर देना। टैक्टिकल ऑफेंस को लॉन्ग टर्म डिफेंस के टूल के रूप में यूज करना, ये एक मैसिव शिफ्ट था। भारत की सुरक्षा नीति अब पुरानी वेट एंड वॉच अप्रोच छोड़कर पूरी तरह से एक्टिव और प्रीएम्प्टिव डिफेंस पर आ चुकी थी। और अब हमारे आखिरी स्तंभ पर आते हैं, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी आउटकम्स। आइए देखते हैं कि इन चीजों ने हमारी ओवरऑल सिक्योरिटी को कैसे बदला। अगर हम इस पूरे विश्लेषण का एक निचोड़ निकालें तो एक बिल्कुल क्लियर लॉजिकल पैटर्न दिखता है। देखिए, अंडरकवर सालों ने भारत की नीति में एम्बेडेड ह्यूमन यानी जमीनी इंटेलिजेंस की अहमियत स्थापित की। फिर ऑपरेशन ब्लैक थंडर ने सिखाया कि मिनिमल कोलैटरल डैमेज की रणनीति कितनी जरूरी है। और फाइनली 2016 की स्ट्राइक्स ने प्रोएक्टिव डिटरेंस की एक आक्रामक नींव रखी। ये पास्ट के ऑपरेशंस सीधे तौर पर आज की ओवरआर्चिंग सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का एक अटूट हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन इस सब के बीच एक चीज बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। ये जो पब्लिकली नोन फैक्ट्स है ना, ये सिर्फ एक आइसबर्ग का छोटा सा हिस्सा है। ऐसे कई क्लासिफाइड ऑपरेशंस और सीक्रेट मिशंस हैं जिनके बारे में दुनिया को लिटरली कुछ नहीं पता। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पब्लिक रिकॉर्ड के बाहर भी एक बेहद बड़ा और अदृश्य रणनीतिक नेटवर्क मौजूद है जो लगातार हर दिन देश की सुरक्षा को मजबूत कर रहा है। तो ये विश्लेषण हमें एक अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है। आज के समय में ऐसे और कौन से अदृश्य प्रभाव हैं जो क्षेत्रीय सुरक्षा को आकार दे रहे हैं? अगर पब्लिक डोमेन वाले इन ऑपरेशंस ने देश के डिफेंस को इस हद तक मजबूत किया है, तो सोचिए जो सीक्रेट मिशंस अभी चल रहे होंगे वो मॉडर्न जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी को किस लेवल पर शेप कर रहे हैं। यह सच में सोचने वाली बात है और इस रणनीतिक यात्रा ने भारतीय सुरक्षा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। इस गहन विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।